स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज ये हमारा 11वां वीडियो है। इसमें अपन बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की कि बैंक स्टेटमेंट क्या होता है और उसकी एंट्री टैली में कैसे करते हैं, उस सब के बारे में अपन जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब आपको अगर जानना है तो वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखें तभी समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात आती है बैंक स्टेटमेंट की। तो बैंक स्टेटमेंट क्या है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है 2 नंबर बैंक स्टेटमेंट। तो ये बैंक स्टेटमेंट क्या है, तो बैंक स्टेटमेंट वो होता है दोस्तों कि अपन अपना जो बैंक में अकाउंट होता है उसमें अपन लेन देन करते हैं, पैसे निकालते हैं, किसी को भेजते हैं, या जो भी मोबाइल रिचार्ज करते हैं या कुछ भी करते हैं, उन पैसों का जो लेन देन होता है वो पैसे का लेन देन एक अपन पेज पे या मान लीजिए पासबुक में एंट्री करके आता है, उसे अपन बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। जैसे ये बैंक स्टेटमेंट है एक SBI का, तो इसमें ये है जो भी ये ट्रांजैक्शन है दिए हुए हैं, मतलब एंट्री दी हुई है, इनको अपन बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और अब आता है कि बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कैसे करते हैं और बैंक स्टेटमेंट से पैसे ट्रांसफ़र करने के क्या वे है, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो इसमें वे ऑफ मनी ट्रांसफ़र, मतलब बैंक से अगर अपन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके कितने वे हैं। तो आजकल तो बहुत सारे वे हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, UPI वगैरह वगैरह बहुत सारे वे हैं। लेकिन इसमें जो भी मोस्ट पॉपुलर वे हैं वो यही है। 4 वे हैं आपको स्क्रीन के सामने: नेफ्ट, RTGS, IMPS, क्लियरिंग। तो ये सब क्या है इसके बारे में अपन जानते हैं। तो पहला है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसकी फुल फॉर्म है। दूसरा RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तीसरा IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और चौथा है क्लियरिंग। क्लियरिंग की कोई फुल फॉर्म नहीं है, क्लियरिंग खुद पूरा नाम है। इसके बारे में अपन जानेंगे। तो पहले अपन इन 3 के बारे में जानते हैं। नेफ्ट क्या है, RTGS, IMPS। आपने नाम तो सुना ही होगा, आप बैंक वगैरह जाते हो तो वहाँ पे आप नेफ्ट, RTGS, IMPS कुछ ऐसे नाम आप सुनते हो या आपको सुनने को मिलता है, या कहीं पे भी जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें आप देखते हो नेफ्ट, RTGS, इन सब के नाम आते हैं। तो ये सब क्या है इसके बारे में अपन जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेफ्ट, RTGS, IMPS, इन तीनों के बारे में अपन थोड़ा जानते हैं। मैं आपको एक टेबल बनाई मैंने, इसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आप समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो मैं कुछ और तरीके से आपको समझाऊंगा। तो पहला है नेफ्ट। नेफ्ट के माने इसमें मिनिमम वैल्यू, मतलब नेफ्ट, RTGS, IMPS कब काम आते हैं, अपन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। जब अपन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इन माध्यमों का यूज़ करके अपन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहला है नेफ्ट। तो नेफ्ट, RTGS, IMPS तीनों है, तीनों पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए काम आते हैं, पर इनका अलग अलग यूज़ है। वो क्या क्या यूज़ है वो इस टेबल में आपको बताया गया है। तो मतलब नेफ्ट करने के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब मिनिमम कितने पैसों के लिए नेफ्ट अपन कर सकते हैं। तो 1 रुपये का भी अपन नेफ्ट कर सकते हैं। मतलब 1 रुपये अगर अपन को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो अपन नेफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगला RTGS के लिए मिनिमम वैल्यू 2 लाख होनी चाहिए, मतलब कम से कम 2 लाख रुपए हो तभी अपन RTGS कर सकते हैं दूसरे के अकाउंट में, वरना अपन नहीं कर सकते। और IMPS की वैल्यू है 1 रुपये, मतलब ये वैल्यू है मिनिमम कि इतनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए तभी अपन नेफ्ट, RTGS, IMPS कर सकते हैं। और मैक्स वैल्यू, मतलब जो मैक्स वैल्यू है वो कितनी है, तो नेफ्ट में नो लिमिट है, मतलब 1 से लेके अनलिमिटेड, मतलब अपन कितने पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और नेफ्ट का यूज कर सकते हैं। अगला RTGS में मिनिमम वैल्यू 2 लाख है और मैक्सिमम क्या है 10 लाख। 10 लाख के ऊपर अपन RTGS नहीं कर सकते और 2 लाख के नीचे अपन RTGS नहीं कर सकते। अगर RTGS करना है तो उसके लिए 2 लाख से 10 लाख रुपए होने जरूरी है ट्रांसफ़र करने के लिए। और IMPS में 1 से 2 लाख रुपये, मतलब मैक्स है 2 लाख और मिनिमम 1 लाख। IMPS अपन 1 से लेके 2 लाख तक कर सकते हैं। ये इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कितने पैसों का अपन RTGS, नेफ्ट और IMPS कर सकते हैं। अब स्पीड, मतलब अगले अकाउंट में अपन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ये नेफ्ट, RTGS, IMPS करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये कितना टाइम लेते हैं, इसके लिए ये स्पीड का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें क्या है 2 हॉर, मतलब 2 और मतलब 2 घंटे लेगा। नेफ्ट है ना जो 2 घंटे लेगा, कम से कम 2 घंटे लेगा। ये हो तो मतलब तुरंत ही जाते हैं, पैसे तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पर मिनिमम 2 घंटे ये ले सकता है। मतलब अपन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर नेफ्ट करते हैं, पैसे नेफ्ट करते हैं, तो उसमें 2 घंटे लग सकते हैं। और RTGS और IMPS इमीडिएट, मतलब तुरंत हो जाते हैं, जैसे अपन ने ट्रांसफ़र किए पैसे ये तुरंत अगले के खाते में चले जाते हैं। और टाइम, मतलब ये कब कब कर सकते हैं, इनका भी टाइम होता है निश्चित।
तो पहला है नेफ्ट। नेफ्ट है मंडे टू फ्राइडे, मतलब सोमवार से शुक्रवार को 8 AM टू 7 PM, मतलब ये बैंक खुलने पर ही होते हैं। अगर बैंक बंद रहे तो इनको नहीं कर सकते, इनका टाइमिंग होता है, उन टाइमिंग से अपन नेफ्ट और RTGS कर सकते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे मतलब सोमवार से शुक्रवार 8 AM मतलब सुबह 8 से लेकर 7 बजे तक, और शनिवार को 8 से लेकर 1 बजे तक, और हॉलीडेज ऑफ मतलब संडे और बाकी जो भी बैंक की छुट्टी रहती है उस दिन ये बंद रहते हैं, अपन इनको नहीं कर सकते, इनका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बैंक जब खुली रहती है तो उनका टाइमिंग रहता है, उस हिसाब से इनका अपन यूज कर सकते हैं पैसे ट्रांसफर करने में। अगला है RTGS। RTGS मंडे टू फ्राइडे 8 AM टू 4 PM, मतलब सुबह 8 से लेके शाम को 4 बजे तक, और शनिवार को है 9 बजे से लेके 4:30 तक, 4:30 शाम तक RTGS का समय है। और हॉलीडे ऑफ वही संडे और बाकी सब जितने भी बैंक हॉलीडे है उन दिन ये क्या है, ऑफ रहता है, बंद रहता है, अपन इनका यूज नहीं कर सकते। और IMPS है 24 मतलब 7 मतलब 24 घंटे 7 दिन, मतलब एनी टाइम आप कभी भी कर सकते हो IMPS, लेकिन इसकी लिमिट है 1 से 2 लाख। आप मतलब कभी भी कर सकते हो IMPS, किसी बैंक में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने कभी भी, तो आप कर सकते हो इसका यूज। ये मतलब 24 घंटे उपलब्ध रहता है। और इनके चार्जेस क्या है, नेफ्ट में कितने चार्जेस लगते हैं, RTGS IMPS में पैसे ट्रांसफ़र करने में कितने चार्जेस लगते हैं, वो भी इस सूची में दी हुई है। तो 10K का मतलब है, K का मतलब होता है 1000, ऐसे 10K अपन लिखते हैं, इसका मतलब है 10,000। तो 10,000 से लेके 2.5 लाख तक, और 2.5 to 1 लाख RS 5 है। और इसमें ये 10K दिया हुआ है, यहाँ पे 10K का मतलब है 10,000 रुपये। अगर इसकी लिमिट हो, अपन 10,000 रुपये किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके चार्जेस है 2.5 रुपये, और 10,000 से 1 लाख तक है 5 रुपये, और 1 लाख से 2 लाख तक 15 रुपये, 2 लाख टू 5 लाख 25 रुपये, 5 लाख टू 10 लाख 50 रुपये, ऐसे करके इसके चार्जेस है। आगे आगे ये चार्जेस बढ़ते जाएंगे। इसमें देखिए 10-10 रुपये आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आगे आगे जैसे आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे वैसे वैसे इसमें चार्जेस बढ़ते रहेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ 10 लाख तक के चार्जेस बताए हैं, और ये चार्जेस मतलब जो है वो चेंज होते रहते हैं, मतलब हर साल ये चार्जेस चेंज होते रहते हैं। बैंक्स वगैरह RBI वगैरह चेंज करती रहती है इन सब चार्जेस को, तो ये अभी अपन निश्चित नहीं कह सकते कि अभी यही है, ये मतलब चेंज हो सकते हैं ना। और अगला है RTGS के चार्जेस 2 लाख टू 5 लाख के 25 रुपये, और 5 से 10 लाख के 50 रुपये ये चार्जेस लेता है। और IMPS में 10,000 2.5 रुपये, 10,000 से 1 लाख 5 रुपये, और 1 लाख से 2 लाख है 15 रुपये। ये इनके चार्जेस है, मतलब ये चार्जेस ऐसे बैंक चार्जेस करते हैं, इतने पैसे अपन ट्रांसफ़र करेंगे तो इस हिसाब से इतने पैसे ये अपने को चार्जेस देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब ये कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑफलाइन अपन बैंक के थ्रू इनका कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में ये नेफ्ट बूथ है और ये RTGS बूथ है। इसका मतलब क्या है कि अपन दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। चेक के माध्यम से अपन इनको ऑफलाइन कर सकते हैं, बैंक में जाके भी नेफ्ट RTGS कर सकते हैं दूसरे के अकाउंट में, और IMPS जो वो ऑनलाइन कर सकते हैं, अपन बैंक में जाके नहीं कर सकते, ओनली फॉर ये ऑनलाइन माध्यम है, इससे अपन ऑनलाइन ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये RTGS नेफ्ट है और IMPS है तीनों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया या कुछ भी आपको क्वेश्चन करना है, मुझे आप वीडियो के नीचे या व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे भी करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्लियरिंग को हिंदी में कहते हैं समाशोधन। जब आप किसी दूसरे शहर की ब्रांच द्वारा जारी किए गए चेक जमा कराते हैं तो उसे आउट स्टेशन क्लियरिंग कहते हैं। इसकी क्लियरिंग प्रक्रिया लोकल क्लियरिंग की तरह होती है, बस समय थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि आपका चेक दूसरे शहर की क्लियरिंग हाउस में भेजा जाता है। आमतौर पर यह चेक 1 हफ्ते में क्लियर हो जाता है। तो ये परिभाषा है इसकी, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ भी, तो मैं आपको समझा देता हूँ इजी माध्यम से। क्लियरिंग का क्या मतलब होता है। मान लीजिए 2 बैंक है, 2 अलग अलग बैंक है, जैसे मान लीजिए एक SBI और एक PNB बैंक है। तो SBI बैंक से PNB बैंक में अपन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब चेक से अपन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो अपन चेक देते हैं SBI अकाउंट का, वो PNB बैंक में अपन ट्रांसफ़र करने के लिए देते हैं, मतलब पैसे डालने के लिए देते हैं। तो वो क्या है, चेक हो जाता है PNB बैंक में। तो PNB बैंक और SBI बैंक, ये 2 बैंकों के माध्यम जो लेन देन होता है, इसमें क्या है, इसको क्लियरिंग बोलते हैं। और इस चेक में क्या है,
थोड़ा सा टाइम लगता है, क्या दोनों बैंकों की इसमें रजामंदी लेनी पड़ती है, फिर ये जाके पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसमें 2-3 दिन का समय लग जाता है, तो इसे क्लियरिंग बोलते हैं और ये एक माध्यम है पैसा ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। तो इसमें जो चार्जेस है वो कम लगते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपन लेते हैं बैंक स्टेटमेंट। ये अपना बैंक स्टेटमेंट है, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रांसफ़र किया था, आप देख लेंगे। अगर आपको नहीं मिला ये बैंक स्टेटमेंट तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इसमें अकाउंट होल्डर नेम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, डेट दी हुई है, अकाउंट नंबर, अकाउंट डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, मतलब जो भी ये अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, इसकी पूरी इसमें डिटेल दी हुई है ऊपर में। और यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम 6 अप्रैल 2020 टू 6 अक्टूबर 2020 तक है, मतलब ये 6 मंथ का है जो अकाउंट स्टेटमेंट है। ये अपने पास है, अपनी बैंक का, SBI बैंक का है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है SBI बैंक। तो इसमें ये ट्रांजेक्शन है, तो पहला ट्रांजेक्शन है 11 अप्रैल 2020 को। यहाँ पे टैक्सन डेट और वैल्यू डेट, ये दोनों क्या है, मतलब इसको ट्रांजेक्शन डेट बोलते हैं। ट्रांजेक्शन डेट मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन की डेट, और वैल्यू डेट मतलब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया उस दिन की डेट। तो दोनों सेम ही है। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे वो क्लियरिंग वाला है, उसके अंदर जैसे अपन ट्रांजेक्शन अपने खाते से तो उसी दिन पैसे कट जाते हैं, पर अगले खाते में 2-3 दिन के बाद जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें अलग अलग डेट आती है। ये डिस्क्रिप्शन है, ये मतलब किस चीज़ का जो एंट्री है या किस चीज़ के पैसे कटे हैं उस चीज़ के बारे में ये यहाँ पे लिखा हुआ होता है। और ये रेफरेंस नंबर और चेक नंबर है, यहाँ पे चेक नंबर या रेफरेंस नंबर है वो दिए होते हैं। ये डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। डेबिट मतलब अपने खाते से जो भी पैसे कटे हैं वो डेबिट है, ये डेबिट का कॉलम है, और ये क्रेडिट का कॉलम है। क्रेडिट का मतलब होता है प्लस और डेबिट का मतलब होता है माइनस, मतलब जितने भी यहाँ पे डेबिट हुए हैं वो सब अपने खाते से माइनस हुए हैं, और क्रेडिट है वो प्लस हुए हैं। और बैलेंस जो मतलब क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं इसको, वो मतलब डेबिट और क्रेडिट होने के बाद में जो बचता है उसे अपन क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। ऐसे करके ये एंट्रीज़ है। तो ये एंट्रीज़ मैं आपको पूरी टैली में एक करके बताऊंगा। इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको अगले वीडियो में ये एंट्री एक करके बताऊंगा। आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा ठीक से। और अपन जो भी ये मतलब इसमें जो भी नाम दिए हुए हैं जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब क्या है, इनका क्या यूज़ है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और आपको मैंने एक PDF सेंड की थी, ये 39 पेज की। इसमें एक 4th नंबर टॉपिक है अकाउंटिंग हेड। तो ये क्या है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ये आपके मतलब जो भी बैंक स्टेटमेंट है इस टॉपिक में आपको काम आने वाला है बहुत ही। तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए निम्न अकाउंटिंग हेड खोले जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं उनको एक अकाउंटिंग हेड देते हैं, मतलब अपने ग्रुप का नाम देते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, नाश्ता, पान से संबंधित सामग्री, ऑफिस के छोटे मोटे खर्चों के लिए अपन ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब ऑफिस में अपने जैसे ऑफिस है उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आप फोटोकॉपी का खर्चा है, चाय का खर्चा है, कोल्ड ड्रिंक का, नाश्ते का, पेन का, पेंसिल का, मतलब ऑफिस में बहुत प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। तो अपन क्या हर खर्चे के लिए अलग अलग लेजर थोड़ी बनाएंगे, डेली में अलग अलग लेजर थोड़ी बनाएंगे, इसलिए उन सारे खर्चों का अपन एक ही लेजर बना देंगे। इसमें ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे पेन, पेंसिल, स्टेशनरी से संबंधित कोई भी खर्चा एवं छपाई से संबंधित खर्चे, बिल, बुक, रसीद, बुक छपवाने का खर्चा, फोटोकॉपी, तो इनको अपन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट ऐसे करके लेजर बना देंगे और सारे खर्चे अपन इसी में डाल देंगे। ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये आप पढ़ लेना अकाउंटिंग हेड। और आपको नहीं समझ में आए तो मैं और आपको बता दूंगा। इसमें अलग अलग मतलब एक ही लेजर यूज़ किया हुआ है। जैसे माल खरीदते समय दिया गया गाड़ी भाड़ा, तो कैरेज इनवार्ड, माल बेचते समय किया गया गाड़ी भाड़ा, कैरेज आउटवार्ड, बिजली बिल चुकाने, बिजली का छोटा मोटा सामान खरीदने पर, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि खरीदने पर, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, ऐसे करके इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं खर्चों को। इनको अपन अकाउंटिंग हेड बोलते हैं, वो अपन आगे यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसमें आपको मैं बैंक स्टेटमेंट टैली में एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा, एक एक एंट्री करके बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ईजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।